लास्ट क्लास हम लोगों की जो सॉलिड स्टेट में हुई थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप के आयोनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैं थ्योरी क्लास की बात कर रही हूँ, न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना। तो वो जो हम लोगों की पर्टिकुलर क्लास थी उसमें मैंने क्या कहा कि हमेशा सॉलिड्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, मतलब जिनमें आपके सारे एटम्स क्रिस्टल में सेम टाइप के हों। मतलब एक ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर सारे के सारे आयरन 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 के हो एटम्स। एक आप लोगों का ऐसा सॉलिड जिसमें आयोनिक चीज़ें हों, है ना। जैसे हो सकता है उसमें कुछ कैटायंस हो, कुछ अनायंस हो। तो आपने अभी तक की एंटायर जितनी भी सॉलिड स्टेट पढ़ी है उस पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट में ध्यान रखना, जो भी फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं बस लास्ट की कुछ क्लासेस को छोड़कर सबके सब मेटालिक सॉलिड्स के लिए वैलिड है। ठीक है, जैसे आपने रिलेशनशिप डिराइव किया है कि 4r इज इक्वल्स टू √2a, 4r इज इक्वल्स टू √3a, जो भी आपने डिराइव किए हैं कंडीशंस वो सब मेटालिक सॉलिड्स के लिए वैलिड है, आयोनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड नहीं है। तो एक्चुअली ये जो रेडियस रेशो रूल का जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ही आयोनिक सॉलिड्स के लिए अराइज हुआ है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ आयोनिक सॉलिड्स की, तो आयोनिक सॉलिड को सुनते बराबर तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो ये हाउ विल बी द अरेंजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि आखिर आयोनिक सॉलिड में अरेंजमेंट कैसे होने वाला है। ठीक है, उसमें आखिर अरेंजमेंट कैसे होने वाला है। तो देखो, अरेंजमेंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को बनाने के लिए उसका स्केलेटन तैयार करना। जैसे अगर तुम्हें कोई FCC का क्रिस्टल चाहिए तो FCC के क्रिस्टल के लिए सारे एटम्स आपको कॉर्नर्स में रखने पड़ेंगे, प्लस आपको एटम फेस के सेंटर पे रखना पड़ेगा, तब जाके आपका FCC बनेगा ना। एम आई राइट? ओके, तो उसे हम कहते हैं स्केलेटन तैयार करना। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का क्या तैयार करना, स्केलेटन तैयार करना, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना। और दूसरा होता है कि जब वो स्केलेटन तैयार हो जाएगा तो उस स्केलेटन के तैयार होने के बाद वहाँ पे कुछ वॉइड्स बनेंगे, बराबर, वहाँ पे कुछ वॉइड्स बनेंगे। तो अभी अमंग कैटायन एंड अनायन वॉइड्स में कौन जाएगा और स्केलेटन कौन बनाएगा, है ना। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, ऐसा भी तो एक केस हो सकता है कि आप लोगों का स्केलेटन कोई कैटायन बना ले और वॉइड्स में कोई अनायन चले जाए, या फिर इसका उल्टा भी तो ट्रू है कि स्केलेटन कोई अनायन बना ले और वॉइड्स में कौन चले जाए, कोई कैटायन चला जाए। ये भी तो पॉसिबल है। फिर तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, हम एक अजम्पशन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक अजम्पशन करते हैं अपनी पूरी सॉलिड स्टेट की रेडियस रेशियो रूल की पढ़ाई के दौरान कि जो छोटा होगा, ठीक है, जो छोटा होगा उस छोटे वाले को हम लोग बेसिकली कहाँ भेजेंगे, वॉइड्स में भेजेंगे। और जो बड़ा होगा, ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा, ऑब्वियस है, एटॉमिक रेडियस की बात कर रही हूँ, तो वो वाली चीज़ स्केलेटल फॉर्म करेगी। स्केलेटल फॉर्म करने का मतलब ये होता है कि वो BCC बनाएगा, वो FCC बनाएगा, या फिर वो सिंपल क्यूबिक बनाएगा, या फिर वो HCP बनाएगा, इस तरीके की बातचीत। तो हम लोग पता है जनरली क्या करते हैं, जनरली, ठीक है, जनरली हम लोगों का डिस्कशन कुछ इस तरीके से चलता है कि जनरली हम ये लेट करते हैं, ठीक है, जनरली हम ये लेट करते हैं कि हमारे पास जितने भी अनायंस हैं वो सारे के सारे अनायंस बड़े साइज़ के हैं, ठीक है, और वो स्केलेटल बना रहे हैं। और जितने भी हम लोगों के कैटायंस हैं, ठीक है, वो छोटे साइज़ के हैं और वो क्या बना रहे हैं, वो वॉइड्स में जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग लेट करके अपनी रेडियस रेशो के रूल की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ठीक है,
लेकिन द पॉइंट इज कि आखिर रेडियस रेशो का रूल ये आया क्यों? हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, मस्त सिंपल सोबर, क्या ज़रूरत थी एक और रूल को हमारी ज़िंदगी में टपकाने की? बताओ, कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी का लॉजिक फॉजिक। तो सुनो, समस्याएं क्या थी। अभी जैसे मान लेते हैं मैंने तुमसे ये कहा कि मेरे पास जो अनायन है, मेरे पास जो अनायन है वो मेरा अनायन क्या करने वाला है, वो FCC फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी A नेगेटिव हैं वो कॉर्नर्स में भी रहेंगे, प्लस जितने भी A नेगेटिव हैं वो फेस के सेंटर में भी रहेंगे। ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, अगर मैं ये कहूँगी कि मेरा अनायन BCC को फॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अनायंस हैं वो कॉर्नर में रहेंगे, प्लस वो अनायन बॉडी के सेंटर में भी रहेगा। तो इनडायरेक्टली स्केलेटल फॉर्म करने का मीनिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा। बट अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास एक कैटायन है और कैटायन को मुझे वॉइड में रखना है, तो ये जो वर्ड है ना वॉइड, इससे कुछ क्लियरिटी नहीं मिलती, मतलब समझ में नहीं आता है कि कहाँ रखना है। तुम बोलोगे नहीं नहीं मैडम समझ में तो आ रहा है, वॉइड में रखना है, क्या दिक्कत है? तो मेरा डाउट या मेरा क्वेश्चन तुमसे नेक्स्ट ये रहेगा, भाई हमारे पास इतने सारे वॉइड्स हैं, हमारे पास क्यूबिकल वॉइड होता है ना? ठीक है, हम लोगों के पास ट्रायंगुलर वॉइड होता है, राइट, ट्रायंगुलर वॉइड। अच्छा, हम लोगों के पास कौन सा वॉइड होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, राइट। अच्छा, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। आप उतने सारे वॉइड्स को अगर छोड़ दोगे और किसी एक में रखोगे, जैसे मान लेते हैं तुमने बोला मैं क्यूबिकल में रखूँगा, तो क्या ये तुम्हारी चॉइस है क्यूबिकल में रखना? क्या ये तुम्हारी चॉइस है? क्यों क्यूबिकल, ऑक्टा क्यों नहीं? या फिर ऑक्टा है तो टेट्रा क्यों नहीं? सॉरी, और अगर टेट्रा है तो ट्रायंगुलर क्यों नहीं? मतलब कोई भी कैटायन किसी भी प्रकार के आयोनिक सॉलिड में कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करने वाला है ये हमको कैसे पता? जैसे NaCl का स्ट्रक्चर जब आप पढ़े थे लास्ट क्लास में, है ना, हमने एक एक आयोनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में बातचीत की थी, तो वहाँ हमने क्या देखा था, जितने भी सोडियम आयंस हैं वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जब हमने CHCl का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने क्या देखा कि उस CHCl के स्ट्रक्चर में जो आप लोगों का क्या है, Cl नेगेटिव आयन है, वो Cl नेगेटिव आयन कहाँ पर है? कॉर्नर्स में है, और CS प्लस क्यूबिकल वॉइड में। क्यों क्यूबिकल वॉइड? ऑक्टा क्यों नहीं, टेट्रा क्यों नहीं, और आपका ट्रायंगुलर क्यों नहीं? इस पर्टिकुलर ये जो ये ना, ये हमारे दिमाग में कौन सा वॉइड, ये एक्चुअली हम लोगों का क्वेश्चन था आयोनिक सॉलिड्स की अरेंजमेंट के लिए। और इस कौन से वॉइड का आंसर करने के लिए जो कंसेप्ट पैदा होकर आया, दैट इज रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। मतलब जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ो तो एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आयोनिक सॉलिड में कौन सा पर्टिकुलर आयन कहाँ रहना पसंद करेगा। अगर कोई मतलब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहता है, कोई स्केलेटन फ्रेमवर्क तैयार करना चाहता है, तो जो दूसरा बच जाएगा वो कौन से वॉइड में जाएगा, इसके लिए हम लोग रेडियस रेशियो रूल पढ़ते हैं। तो एक बहुत ही फेमस चार्ट है जो कि एक 12th क्लास के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको बाय हार्ट रटा होना चाहिए। वो चार्ट कैसे आया, उसकी वैल्यूज़ कहाँ से आई, वो सब भी हम डिराइव कर लेंगे। वैसे उन डेरिवेशंस का आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है, बट स्टिल वी विल डिराइव इट, ताकि तुम में से कुछ लोग जिनको ज़्यादा जानने की जिज्ञासा है वो लोग उस चीज़ से अपनी भूख शांत कर सके। अदरवाइज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू यू इज़ दैट चार्ट। आपको वो पर्टिकुलर चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए? वो पर्टिकुलर चार्ट। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको जानकारी देगा कि अगर रेडियस रेशो, ठीक है, इतना इतना आया तो उस पर्टिकुलर आयन को मैं इस वॉइड में डालूंगा। ठीक है, ये वो चार्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है। बट मैम रेडियस रेशो आखिर है क्या? तो अगर तुम अपनी बुक्स वगैरह को रीड करोगे ना, जैसा कि मैंने बताया,
हम हमारे सिलेबस में ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो कैटायन होगा, हमारा कैटायन छोटा होगा और जो हमारा अनायन होगा, हमारा अनायन बड़ा होगा। हम ये अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को अज्यूम करके चलते हैं। देयर फोर, ठीक है, देयर फोर हम लोगों के सिलेबस में रेडियस रेशो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल अगर मैं बातचीत करूँ, ठीक है, इन जनरल अगर मैं बातचीत करूँ तो इन जनरल रेडियस रेशो का मतलब होता है स्मॉलर रेडियस, जो भी आयन है जिसका भी रेडियस छोटा है वो अब हो सकता है कैटायन हो सकता है वो आपका अनायन हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और नीचे में लार्जर रेडियस, ये उसका बेसिक मीनिंग है। बट क्योंकि हम हमारे सिलेबस में अज्यूम करके चल रहे हैं कि कैटायन वाला आपका छोटा होगा, अनायन वाला आपका बड़ा होगा, सो देयरफॉर रेडियस रेशो भी कॉस, उसकी वजह से बोलो क्या होने वाला है, रेडियस रेशो उसकी वजह से बोलो क्या होने वाला है, कैटायन वर्सेस अनायन का रेशो होने वाला है। ठीक है, वो कैटायन वर्सेस अनायन का क्या होने वाला है, एक रेशो होने वाला है। सो मैक्सिमम पीपल थिंक दैट कि रेडियस रेशो का मतलब तो कैटायन वर्सेस अनायन का रेशो होता है, बट नॉट लाइक दैट, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, वो आप चाहो तो उसको अनायन वर्सेस कैटायन का भी रेशो ले सकते हो, बशर्ते कंडीशन यही एक होनी चाहिए कि वहाँ पर जो अनायन है वो छोटा हो और उसके कंपेयर में जो कैटायन है वो क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, क्लियर है कि रेडियस रेशो बेसिकली क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो स्मॉलर बाय लार्जर का रेशो है, बट क्योंकि हम हमारी बुक में कुछ अजम्पशंस करके चलते हैं तो उन अजम्पशंस की आधार पर हम लोग इसको बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन। ओके, अब मैं एक चार्ट तुमको बता रही हूँ। ये पर्टिकुलर चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये पर्टिकुलर चार्ट आपको बहुत सारी जानकारी देता है। इसको बाय हार्ट रट के रखना है। ये रटी हुई वैल्यू आई कैसे, उस पर भी बातचीत करेंगे, बट पहले उस चार्ट पे थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक रेंज दी गई है ना। मैं चार्ट बना लेती हूँ, रुको, एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कॉलम, यहाँ पे चौथा कॉलम, बस काफ़ी है, बाकी कॉलम खाली भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉलम की हेडिंग डाल दी हमने सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरे कॉलम की हेडिंग डाल दी मैंने आर कैटायन बाय आर अनायन, मतलब रेडियस रेशो का वैल्यू। नेक्स्ट की हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद की नेक्स्ट की हेडिंग है वॉइड्स, टाइप ऑफ वॉइड्स, कौन सा वॉइड, ठीक है। ये कहानी है। अब इसमें हम लोग जो बातचीत करते हैं वो ये करते हैं कि मान के चलते हैं आप लोगों के पास कभी कोई अरेंजमेंट होता, मतलब कोई भी एक आयोनिक सॉलिड होता, उस आयोनिक सॉलिड में आप कैटायन वर्सेस अनायन की रेशो की वैल्यू निकालते कि रेडियस ऑफ कैटायन वर्सेस रेडियस ऑफ अनायन मेरा इतना निकल कर आया है, और आप मुझको ये बताते कि मैडम देखिए रेडियस ऑफ कैटायन वर्सेस रेडियस ऑफ अनायन की जो वैल्यू है वो इतनी निकल कर आई है। तो मैं तुमको कहती अच्छा इतनी निकल कर आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाके इस पर्टिकुलर कैटायन को, क्योंकि मैंने क्या मान के रखा है इन जनरल कि कैटायन ही आपका क्या ऑक्यूपाई करने वाला है, वॉइड ऑक्यूपाई करने वाला है ना। तो मैं तुमसे ये कहती कि अच्छा ठीक है, जाओ इस कैटायन को यहाँ डाल दो। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से कि अगर आर कैटायन वर्सेस आर अनायन की वैल्यू आपको अगर इस पर्टिकुलर रेंज में दिखती है, ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर रेंज में दिखती है, तो आप ये कहते हो कि जो वॉइड, जिस वॉइड में वो पर्टिकुलर कैटायन जाएगा वो होगा एक ट्रायंगुलर वॉइड। एंड आई होप सो कि अब तुम सॉलिड स्टेट की एंडिंग में पहुंच चुके हो, तो तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ करके ट्रायंगुलर वॉइड इसे कहते हैं। अगर तुम्हें अभी यही नहीं पता है कि ट्रायंगुलर वॉइड कहते किसको हैं, तो भाई तुम्हें सॉलिड स्टेट का बेसिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तुम्हें सॉलिड स्टेट का बेसिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर पे बाद में बात करेंगे, बट ये फिर रेडियस रेशियो रूल ये कहता है कि नहीं अच्छा एक काम करो, कल को अगर वैल्यू 0.225 से लेकर आपकी इस रेंज में आ जाती है,
ठीक है, इस रेंज में आ जाती है 0.414 वाली रेंज में, तो उस पर्टिकुलर वॉइड को जो वॉइड कहा जाएगा वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो पर्टिकुलर कैटायन या जो भी स्पीशीज़ जिसको आप वॉइड में रखना चाहते हो वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ कहाँ पे जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगी। फिर उन्होंने और रुके नहीं, आगे और बातचीत करते गए। उन्होंने बोला कि अगर यही कैटायन वर्सेस अनायन की वैल्यू मान के चलते हैं इस रेंज में आ गई, ठीक है, इस वाले रेंज में आ गई, ये वाली वैल्यू की रेंज में, तब वो ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू इस रेंज में आती है 0.732 से लेकर किसके बीच में, 1 के बीच में, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहेंगे कि वो कौन से वॉइड में जाएगा, क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। कहाँ जाएगा, क्यूबिकल वॉइड। क्लियर है वाली चीज़, कहाँ जाएगा, क्यूबिकल वॉइड में। कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम बाद में फोकस करेंगे। इस चार्ट को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट के दिमाग में आइडियली 2 क्वेश्चन अराइज होने चाहिए कि मैडम ये वैल्यूज़ की रेंज आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, ये रेंज कैसे कैलकुलेट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से जो अराइज होना चाहिए वो ये कि यहाँ पे आप रेंज को कैलकुलेट कैसे कर रहे हो। प्योर मैथमेटिक्स है जो हम कैलकुलेट करेंगे और जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का पेपर कोई थ्योरेटिकल पेपर तो होने नहीं वाला है जिसमें वो चीज़ कैसे डिराइव हुई उसकी स्टेप्स तुम्हें लिख के आनी है, राइट। दूसरा एक उसके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि फलाना रेंज के लिए वही चॉइड का को, मतलब 0.732 से लेके 1 के बीच में क्यूबिकल वॉइड ही क्यों, यहाँ पे ऑक्टा क्यों नहीं, वाई दैट ओनली वॉइड। तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जवाब मैं 12th क्लास में नहीं दे सकती, ठीक है, यानी कि वही वाला वॉइड क्यों, उस रेंज के लिए आप वही वाला वॉइड क्यों ले रहे हो, कोई दूसरा वॉइड क्यों नहीं, ठीक है, उसका जवाब मैं अभी 12th में नहीं दे सकती। अभी जब मैं ऊपर आपको मैथमेटिक्स करवाऊंगी, जब मैं आपको ऊपर मैथमेटिक्स करवाऊंगी उस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में आप लोगों को काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर डाउट का एक कहते हैं ना 99% एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बट वो कैसा रहेगा कि नहीं मैडम आपने तो पहले वॉइड मांगा, मतलब पहले आपने वॉइड अज्यूम किया फिर रेंज निकाली, लेकिन उस रेंज के लिए वही वॉइड क्यों, तो उसका 99% जब आपको 12th में मिल जाएगा। 1% के लिए थोड़ी हायर केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट की आनी चाहिए, खैर जो हमारे काम का नहीं है। रेंज निकालना हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि हाँ ये पर्टिकुलर रेंज आती कहाँ से, क्यों आती है, इसके लिए। चलो अब आगे बातचीत करते हैं। रेंज निकालने सीखने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत इधर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कि आखिर वॉइड के साथ होता क्या है। पॉइंट नंबर 1 ये, तो देखो वॉइड्स के लिए मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातचीत बता रही हूँ, उन छोटी छोटी बातचीत को सुनना। अब मेरे डायग्राम स्किल्स थोड़े पुअर हैं तो उसमें अपन एडजस्ट करेंगे और उन डायग्राम स्किल्स के अकॉर्डिंग बातचीत समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कैसा है, अगर मान लेते हैं आपके पास इस तरीके से अनायंस अरेंज है, ये जो वाइट कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये मेरे अनायंस है, ठीक है, ये कौन है, मेरे अनायंस है, ओके। अच्छा, अब उनके बीच में जो ये गड्ढा क्रिएट हुआ है, दैट गड्ढा इज बेसिकली व्हाट, अ वॉइड, दैट गड्ढा इज बेसिकली व्हाट, अ वॉइड। अब इस पर्टिकुलर गड्ढे में मैं क्या रखना चाह रही हूँ, इस पर्टिकुलर गड्ढे में मैं कैटायन रखना चाह रही हूँ, है ना, मैं यहाँ पे क्या रखना चाह रही हूँ, कैटायन। अब देखो यहाँ से टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती है, ठीक है, कि आप उस पर्टिकुलर वॉइड में अभी जो आप कैटायन रख रही हो वो कैटायन, ठीक है, वो पर्टिकुलर कैटायन बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा है कि वॉइड के अंदर वो बैठ भी गया और उसके अलावा भी वॉइड में स्पेस खाली है। मतलब जैसे मान के चलो ये ट्रायंगुलर वॉइड है ना, मैं आजू बाजू के एटम्स नहीं बना रही हूँ, और मैंने कहा कि इस ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर मैंने एक कैटायन रखा। तो कैटायन कुछ इस तरीके से रखा कि कैटायन उस गड्ढे में गिर गया जाकर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एग्जैक्ट साइज का, आप एक ऐसा कैटायन ढूंढ कर लेकर आए जो एग्जैक्ट साइज का है। मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्जैक्ट साइज? एग्जैक्ट साइज का मतलब ये होता है
कि जिस भी वॉइड में आप उसको रखोगे, नॉट नेसेसरीली ट्राइंगुलर वॉइड, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइंगुलर वॉइड ले रही हूँ क्योंकि बनाने में और समझने में और इमेजिन करने में आसान होता है, सच दैट कि वो सारे के सारे क्या कर रहा होगा, आपके वॉइड्स की साइड्स को वो क्या कर रहा होगा, इस तरीके से टच कर रहा होगा, ये इस तरीके से टच कर रहा होगा। देखो यहाँ से भी टच कर रहा है, यहाँ से भी टच कर रहा है, यहाँ से भी टच कर रहा है, समझ रहे हो। अगर तुम कपड़े खरीदते हो तो क्या हो सकता है, या तो कपड़े बहुत छोटे आ जाएंगे, या तो एग्जैक्ट फिटिंग के आएंगे, या तो बहुत बड़े आ जाएंगे, है ना। और तीसरा केस ये हो सकता है कि आपने जो कैटायन लिया वो पर्टिकुलर कैटायन आपका कैसा है, बड़ा है। अब देखो अगर कैटायन बड़ा होगा ना, अगर कैटायन बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत ये होगी कि कैटायन किसी भी तरीके से खुद को एडजस्ट तो कर लेगा। इट इज़ लाइक दैट, ठीक है, इट इज़ लाइक दैट कि अगर तुम किसी ट्रेन में, बस में ट्रैवल कर रहे हो, मान लेते हैं एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, हष्ट पुष्ट इंसान, ठीक है, हेल्दी इंसान उस पर्टिकुलर बस में, ट्रेन में एंट्री ले गया। एंट्री मिल तो जाएगी ना, लेकिन उसके आने की वजह से जो पब्लिक वहाँ पहले से मौजूद है उनमें हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो इंसान क्योंकि साइज में बड़ा है तो वो अपने आजू बाजू वाले लोगों पे क्या करेगा, एक धक्का क्रिएट करेगा। जैसे मान लेते हैं बस में 2 सीट्स हैं आजू बाजू बैठने के लिए, आप पहले बैठे हो और आपके बाजू में आपके जैसे ही साइज का एक दूसरा बैठा है, आप अपना व्यू एंजॉय कर रहे हो बस का, वो अपना व्यू एंजॉय कर रहा है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कोई हेल्दी इंसान बाद में आपके बाजू में आके बैठ गया, तो ऐसे केस में फिर वो आपकी जगह को ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा है, आपको धक्का लगेगा। तो अगर आप कभी भी किसी भी बड़े कैटायन को अगर ले आते हो वॉइड में रखने के लिए, तो उसके बड़े कैटायन के आ जाने की वजह से होता क्या है, जो वॉइड के आजू बाजू के अनायन होते हैं ना, वो इस तरीके से दूर हो जाते हैं। ये देखो, समझ रहे हो, पहले वॉइड कैसा दिख रहा था, सारे वो येलो कलर की बाउंड्री को वॉइड टच कर रहा था, अभी वो उसकी बाउंड्री को टच ना कर रहा है। इस तरीके की सिचुएशन होगी। अगर आप और बड़ा ले आओगे तो वो जो पर्टिकुलर बाउंड्री है वो और दूर दूर हो जाएगी। क्या ये बात समझ रहे हो? बट मैं अभी फिलहाल 3 केसेस ही बता रही हूँ। तो अभी देखो, ये जो केस है पहला वाला, बहुत छोटा कैटायन, ये हाईली अनस्टेबल केस में गिना जाता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हाईली अनस्टेबल केस में गिना जाता है। मैं रीज़न जस्टिफाई करूंगी क्यों हाईली अनस्टेबल, बट इसको हाईली अनस्टेबल में गिनते हैं। जो एग्जैक्ट साइज वाला केस होता है, इसको ये कहा जाता है कि इस पॉइंट से स्टेबिलिटी स्टार्ट हो रही है, और जब वो कैटायन आप बड़ा साइज का ले आओ, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो हम ये कहते हैं कि अब स्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो रही है ना। स्टेबिलिटी इंक्रीज होना क्या हो रही है, शुरू, यानी कि एग्जैक्ट साइज से अगर आप वॉइड के अंदर रहने वाले स्पीशीज का साइज बढ़ा दो तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और हाईली अनस्टेबल क्या होता है, जब आपका कैटायन बहुत ही छोटा होता है। बट क्यों मैम उसको आपने हाईली अनस्टेबल क्यों कहा, इसका रीजन सुनो। पहले केस में जो कैटायन है वो उस वॉइड के अंदर गिर गया भैया, उस वॉइड के अंदर गिर गया। अगर मैं विजुअलाइज करने को कहूँ तो सारे वाइट वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे अनायन और अनायन के बीच में टचिंग है। अब अनायन अनायन मतलब सेम चार्ज वाली चीज़ें अगर खुद को टच करती हैं तो बोलो क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या कैटायन और अनायन टच कर रहे हैं पहले केस में? मैडम कैटायन तो अंदर जाके गिर गया, वो बेचारा कैसे टच करेगा बताओ, वो तो टच ही नहीं कर पा रहा है। तो सोचो पहले केस में सिर्फ रिपल्शन हो रहा है और वहाँ पे अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा। और अगर किसी भी सिस्टम में आपको सिर्फ रिपल्शन मिलेगा तो ये तो लाजमी है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसीलिए अगर आप वॉइड में रहने के लिए बहुत छोटा कैटायन ले आते हैं तो वो जो क्रिस्टल आपका बनता है वो क्रिस्टल एक अनस्टेबल क्रिस्टल की तरफ जाता है। अगर आप ऐसा कोई ले आए पर्टिकुलर कैटायन जो एग्जैक्टली फिट हो रहा है, तो ऐसे में देखो क्या वहाँ पे अनायन और अनायन के बीच में इंटरेक्शन है? हाँ, अभी भी वो वाइट वाले पार्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके बीच में अभी भी इंटरेक्शन है। मतलब क्या वहाँ पे रिपल्शन है?
हाँ, वहाँ पे अभी भी रिपल्शन है। क्या वहाँ पे कैटायन और अनायन टच कर रहे हैं? हाँ, अब जाके रेड और वाइट वालों ने देखो टच करना शुरू किया। तो हाँ मैम, इस केस में कैटायन और अनायन इन दोनों के बीच में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे रिपल्शन भी है और यहाँ अट्रैक्शन भी है। तो कुछ हद तक जो रिपल्शन का असर था वो अट्रैक्शन वाला उसको क्या कर रहा होगा? डोमिनेट कर रहा होगा, उसके इफेक्ट को कम कर रहा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ से जस्ट स्टेबिलिटी स्टार्ट हुई है, क्योंकि टचिंग शुरू हो गई, मतलब अट्रैक्शन आना शुरू हो गया कैटायन अनायन के बीच में। अगर आपने कैटायन का साइज जितना चाहिए अगर आपने उससे ज़्यादा ले लिया तो उससे ज़्यादा लेने से क्या होगा? अनायंस अनायंस दूर हो जाएंगे। अगर अनायन अनायन दूर हो गए इसका मतलब अनायन और अनायन के बीच में अभी कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। अनायन अनायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। लेकिन क्या तुम्हारा कैटायन अनायन को टच कर रहा है? हाँ, वो तो कर रहा है। मतलब जब आप बड़ा साइज का कैटायन ले आओ, वॉइड से बड़े साइज का, जितना रिक्वायर्ड है उससे बड़े साइज का, तो वहाँ पे रिपल्शन तो नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए आप जब बड़े साइज का, एक्सपेक्टेड से बड़े साइज का कैटायन ला के वॉइड में रखते हो तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कोई अगर तुम्हें सिर्फ इतना कह दे, ठीक है, कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो मानना नहीं है। क्यों होती है? अगर वो 12th के सिलेबस के रिस्पेक्ट में समझाया जा सकता है, ठीक है, अगर आपका सिलेबस अलाउ करता है तो उसको डेफिनेटली समझना चाहिए। ये रीज़न है स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने का। तो इसी टॉपिक के बाद एक स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है। तो इसका मतलब मैडम, अगर मैं बहुत ही बड़ा कैटायन ले आऊँ, बहुत बड़ा कैटायन, बहुत बड़ा कैटायन, तो बहुत 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 बड़ा कैटायन के लाने से, वेरी 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 बहुत बड़ा कैटायन के आने से फिर तो स्टेबिलिटी को और बढ़ जाना चाहिए, है ना। मतलब कई लोग इसको इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि कैटायन बड़ा लाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो चलो अब हम जाके 50 किलोमीटर लंबा कैटायन ले आते हैं। कई लोगों का दिमाग ऐसे भी चल सकता है। तो क्या सही में बहुत 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 बड़ा कैटायन लाने से स्टेबिलिटी क्या बढ़ती जाएगी? क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी? क्वेश्चन मार्क। तो इसका जवाब क्या होगा बताओ? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों मैडम? तब तो अट्रैक्शन अच्छा होगा और रिपल्शन तो बहुत ही कम हो जाएगा, बराबर ना। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा कैटायन लाओगे तो बहुत बड़े कैटायन में क्या होगा? बहुत बड़े कैटायन को लाने से ध्यान रखना, आपका दो चीज़ें होंगी। तो मतलब पहले क्या एक ही चीज़ होती थी? नहीं, हमेशा जब भी आप एक वॉइड में कैटायन इंट्रोड्यूस करते हो हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक जो मैंने आपको ऊपर बताया, अट्रैक्शन रिपल्शन, और एक जो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है, सुनो उसको। अगर मैं बहुत बड़ा कैटायन लेकर आती हूँ तो दो चीज़ें होंगी। पहला, वहाँ पे अनायन और अनायन ये बहुत आपस में, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मतलब अनायन अनायन एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो रिपल्सिव फोर्सेस है या जो रिपल्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, बराबर। तो यानी कि ये तो एक फ़ायदे का सौदा हुआ ना कि रिपल्शन कम हो रहा है। ये तो एक फ़ायदे का सौदा हुआ कि रिपल्शन कम हो रहा है। तो मैडम इसके हिसाब से तो देयरफॉर स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, है ना। उसके हिसाब से स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। बट एक्चुअली में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती, स्टेबिलिटी घटती है। ठीक है, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली में? बट एक्चुअली में जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है, वो बढ़ती नहीं है। मतलब अगर तुम ऐसा सोचोगे बड़ा 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 कैटायन लाने से स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। स्टेबिलिटी घट भी जाएगी। क्यों घटेगी? अब इमेजिन करिए आपके बस में पहले एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति आया, आप उसके आने से खुश हो गए। ठीक है, वैसे तो कोई खुश नहीं होता, बट स्टिल मान लेते आप उसके आने से खुश हो गए कि अरे वाह, इसके आने से तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़े, क्या तो रहते हैं ना, उनका नाम होता है सुमो फाइटर्स, वो मूवी थी ना, कौन सी थी, तो एक शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। खैर, उसमें वो एक सुमो से लड़ता है, बहुत बड़े साइज के होते हैं सुमो लोग। अगर मैं ऐसे बड़े से सुमो को लाके तुम्हारी बस में बैठा लूँ
तो होगा क्या, सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी क्या ना, वो तुम्हें तो तकलीफ देगा ही देगा, तुम्हारी स्पेस को तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, तुम्हारे आजू बाजू सबको तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक बहुत बड़ा कैटायन अगर आप बीच में लाके रखोगे तो उस बहुत बड़े कैटायन को क्या लगेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। कैटायन क्या करेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब कैटायन को स्पेस कहाँ से मिलेगी भाई? एक तो पहली बात, आप एक्सपेक्टेड से जब बड़ा कैटायन लाते हो, एक्सपेक्टेड से बड़ा कैटायन लाते हो तो अनायंस खुश हो जाता है, क्रिस्टल खुश हो जाता है कि मेरे सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल रही है। बट अगर आप एक्सपेक्टेड से बहुत 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 बड़ा कैटायन ले आओ, क्या तब भी आपका क्रिस्टल खुश होता है? नहीं, क्योंकि क्रिस्टल में तो जो वॉल्यूम है या क्रिस्टल की जो स्पेस है वो तो फिक्स्ड है ना, कि भैया यही हमारी शेप है, हमको इसी शेप में एडजस्ट करके रहना है। तो कैटायन जब आप बहुत बड़ा कैटायन लाओगे तो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अब स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या देगा, धक्का देगा। किसको धक्का देगा? बाजू के अनायन को धक्का देगा। अब अनायन को अगर धक्का देगा तो अनायन कहाँ जाएगा बताओ? अनायन कहाँ जाएगा? अनायन बोलेगा अरे मैं क्या चला जाऊँ क्या छोड़कर, मुझे भी तो जगह चाहिए रहने के लिए। तो बाजू वाले धक्के अनायन को धक्का देगा, फिर वो बाजू वाला जो अनायन है वो दूसरे बाजू वाले अनायन को धक्का देगा। यानी कि ये धक्के वाली प्रोसेस चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और फाइनली आपका जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि जो अरेंजमेंट थी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई। तो इसका मतलब बहुत 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 बड़ा कैटायन लाने से स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो अगर बहुत बड़ा कैटायन लेकर आओगे तो वो स्टेबिलिटी को बोलो क्या कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, एकदम तबाह कर देता है। लिमिटेड से एक रेंज होती है कि भैया मैं उसी रेंज तक अपने अंदर अलाउ करूँगा, इसके बियॉन्ड अगर आप तुम गए तो मैं अलाउ नहीं कर सकता, मैं अलाउ नहीं कर सकता। तो अब ये जो चार्ट बनाए हैं, इस चार्ट में जो आपको ये रेंज लिखवा के दिए हैं 0.155 0.225, तो ये जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जिनकी मतलब हर वॉइड की एक स्टार्टिंग वैल्यू है ना। ट्रायंगुलर की स्टार्टिंग वैल्यू है 0.155। अब जैसे मान लेते हैं तुम कपड़े लेने गए तो कई ब्रांड्स की अगर आप कपड़े खरीदते हो तो उनकी एक रेंज होती है ना, कि कई ब्रांड्स के कपड़े तो भाई आपके 2000 से ही शुरू होते हैं, उनका एक छोटा सा रुमाल ही 2000 से शुरू होगा, बताओ। और कई ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनमें आपको 2000 में भाई एकदम टंच चीज़ मिल जाए। तो वैसे ही हर वॉइड की एक रेंज है। ट्रायंगुलर वॉइड की जो रेंज है वो शुरू होती है 0.155 से, टेट्राहेड्रल की 0.225 से। मतलब ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्टली फिट होने का पॉइंट, एग्जैक्टली फिट होने वाला पॉइंट, एग्जैक्टली फिट होने वाला पॉइंट। यानी कि जितने भी स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं वो स्टार्टिंग वैल्यूज़ किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं? वे उस रेडियस रेशो को इंडिकेट करती हैं जब वॉइड के अंदर कैटायन एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। कई बार सवाल आता है कि अगर आप एक टेट्राहाइड्रल वॉइड के अंदर एक कैटायन को एग्जैक्टली फिट करना चाहते हैं तो बताइए कैटायन का रेडियस कितना रखें, इस तरीके का सवाल। तो आपके दिमाग में तुरंत दिमाग में आना चाहिए अच्छा टेट्राहाइड्रल वॉइड एग्जैक्टली फिट, इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू 0.225। अब अगर उसको रेडियस ऑफ कैटायन पूछना है तो वो अनायन का वैल्यू दे देगा, अगर उसको तुमसे अनायन पूछना है तो तुमको कैटायन का वैल्यू दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली फिट का मतलब ये होता है कि आपको जो रेंज दिया गया है, आपको जो रेंज दिया गया है वो रेंज का स्टार्टिंग का पॉइंट, ठीक है, उस रेंज का स्टार्टिंग का पॉइंट। और जो आपको रेंज की आखिरी वैल्यू दी गई है 0.225, वो 0.225 क्या कहती है? लास्ट लिमिट। ठीक है, कि ये मेरी लास्ट लिमिट है। अगर आपने इसके बाद थोड़ा सा भी बड़ा कैटायन ले आए, है ना, अगर आप इसके बाद थोड़ा सा भी बड़ा कैटायन ले आए तो थोड़ा सा भी बड़ा कैटायन मेरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि आपको अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि इस वैल्यू के बियॉन्ड, इस वैल्यू के बियॉन्ड अगर आप गए, इस वैल्यू के बियॉन्ड अगर आप गए, 0.225 के बियॉन्ड अगर आप गए ट्रायंगुलर के लिए, हाँ, अगर आप टेट्राहाइड्रल के लिए 0.414 के बियॉन्ड गए, है ना, अगर आप ऑक्टाहाइड्रल के लिए 0.73
2 के बियॉन्ड गए, अगर आप क्यूबिक के लिए 1 के बियॉन्ड गए, तो ये जो आपकी अपर लिमिट है, अगर आप इस अपर लिमिट को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप लोगों का जो भी क्रिस्टल है वो क्रिस्टल क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। क्यों तबाह हो जाता है, इसका रीज़न बताया है मैंने, कोशिश की है उसको शॉर्ट में समझाने की, अदरवाइज ये चीज़ उतनी ज़्यादा 12th की बुक्स के डिटेल में होती नहीं है। वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यानी कि ये बेसिकली ये क्या है, ये लिमिट है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की लिमिट है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की लिमिट है। यानी कि आपका ट्राइंगुलर वॉइड मैक्सिमम स्टेबल कब होगा, जब कैटायन और अनायन के रेडियस का रेशो 0.225 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि हम एक फलाना आयोनिक क्रिस्टल तैयार करना चाह रहे हैं जिसके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, बताओ उस फलाना आयोनिक क्रिस्टल को क्रिएट करने के लिए कैटायन का रेडियस कितना ले या फिर अनायन का कितना ले। तो अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला वर्ड या मिनिमम एनर्जी वाला वर्ड, देखो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी या एनर्जी मिनिमम होगी, बात एक ही है ना। अगर आपको ये वर्ड मिल गए तो आप कहोगे रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन इक्वल टू 0.225, ठीक है। और आपको अगर कैटायन पूछा है तो अनायन देगा और अनायन पूछा है तो कैटायन दे देगा, ये इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फलाना क्रिस्टल तैयार कर रहे हैं, ऐसा रेडियस बताइए कैटायन का जिससे वो वॉइड में एग्जैक्टली फिट हो जाए, या फलाना रेडियस बताइए कैटायन या अनायन का जिससे हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर चार्ट को याद रखना ज़रूरी है। तो याद रखना सारी रेंजेस की जो लोअर लिमिट है वो एग्जैक्टली फिट होने वाली सिचुएशन को इंडिकेट करती हैं, और सारी लिमिट्स जो अपर लिमिट है वो किसको इंडिकेट करती हैं, वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। अगर उस पॉइंट से आप एक पॉइंट भी ऊपर चले गए, मतलब 0.225 से अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर चले गए ना, 0.2251 भी अगर आपने कर लिया तो वो खुद को ट्राइंगुलर वॉइड में नहीं रख पाएगा। अगर तुमने ज़बरदस्ती कोशिश की कि रहे तो ट्राइंगुलर वॉइड में रहे, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाएगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था कि लिमिटिंग वैल्यू क्यों है कहा जाता है उसको, क्यों उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी का रीजन कहा जाता है, क्यों उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी का रीजन कहा जाता है, ठीक है। बढ़िया वाली चीज़ हो गया हमारा डिस्कशन, ओके। अब हम लोगों को एक शॉर्ट सा डिस्कशन कर लेना है इस बारे में कि आखिर ये वैल्यूज़ की रेंज आई कहाँ से, कैलकुलेशंस वाले पार्ट में हमको जाना है। तो देखो कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा इमेजिनेशन पे होता है। वैसे तो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में जहाँ पर वॉइड्स के मीनिंग बताए थे उस पर्टिकुलर जगह में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, उस पर्टिकुलर जगह पर मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि कौन सा वॉइड कैसा दिखता है, ठीक है। वो वाली चीज़ मैंने आपको वहाँ सिखाई है कि कौन सा वॉइड कैसा दिखता है, ठीक है। उसकी फील करवाई है, एनिमेटेड वीडियोस के वाया, बहुत ज़्यादा थेरीज के वाया। तो उम्मीद करते हैं आपको वो सारी चीज़ें याद हो। तो अगर पहला डिस्कशन मैं करूँ ट्राइंगुलर वॉइड के बारे में, ठीक है, अगर मैं पहला डिस्कशन करूँ ट्राइंगुलर वॉइड के बारे में, तो ट्राइंगुलर वॉइड बनता कैसे है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमारी पुरानी क्लासेस का डिस्कशन है, भूतपूर्व डिस्कशन के अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों के पास मान के चलते हैं एटम्स इस तरीके से अरेंज हैं, ज़रूरी नहीं कि एटम्स आपस में टच करने चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं आपके एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज हैं, 3 एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज है, मतलब ए बी इन 2 डायमेंशन है ना। ट्राइंगुलर वॉइड कब बनता है, जब ए बी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, कौन से डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, तब क्या बनता है, ट्राइंगुलर वॉइड बनता है। इसको ट्राइंगुलर वॉइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बीच की, अरे बाप रे कितना भौंक रहे हैं, क्योंकि ये जो बीच की जगह है ये एक ट्राइंगल शेप को रिजेंबल करती है। ट्राइंगुलर वॉइड के लिए अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया कि रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन, इसकी जो रेंज होती है वो रेंज किस में आनी चाहिए, वो रेंज इसमें आनी चाहिए। 0 पॉइंट कितना था, 1, एक मिनट को कहाँ गया यार, 0.155 था आई थिंक, है ना, 0.155, हाँ 0.155 में आनी चाहिए और 0.225 में आनी चाहिए, ठीक है। ये हमने डिस्कशन किया। बट 0.155 में क्यों आनी चाहिए, वाई, ये वाली वैल्यू वाई, तो इसको समझने, देखो जैसे कि मैंने बताया
ये वैल्यू क्या होती है, ये जहाँ से स्टेबिलिटी जस्ट स्टार्ट हुई है ना, ये वो वैल्यू है जहाँ से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो जस्ट स्टार्ट हुई है, ये वो वाला पॉइंट है। और स्टेबिलिटी जस्ट स्टार्ट कब होती है, जब आपका वॉइड के अंदर रखा हुआ पर्टिकुलर क्या कहते हैं कैटायन सारे अनायंसों को टच करता है ना, तभी हम कहते हैं, ये सारा पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, तभी होता है। यानी कि इसका डायग्राम ऐसा बनाया गया है। तो ये फील आ गई कि मैडम आपने यही वाला डायग्राम क्यों बनाया, आपने छोटे कैटायन वाला क्यों नहीं बनाया, आपने बड़े कैटायन वाले का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमको 0.155 को डिराइव करना है। और वो वाली चीज़ तभी डिराइव होती है जब स्टेबिलिटी जस्ट स्टार्ट होती है, और स्टेबिलिटी तब स्टार्ट होती है जब कैटायन यानी कि वॉइड में रखा हुआ कैटायन सराउंडिंग अनायंस को टच करता है। ठीक है, ओके। तो अब देखो ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स में हाथ सदा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे ये जो अनायंस हैं ये सभी सेम टाइप के हैं, ये तो मानते हो ये अनायंस सभी सेम टाइप के हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस होगा, लेट्स से एक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो होगा वो भी एक्स ही होगा। सो बेसिकली वो जो डिस्टेंस है ए बी, ये ए बी डिस्टेंस कितना हो गया 2x। वैसे अगर मैं इस सेंटर को भी ज्वाइन कर दूँ, इस सेंटर को भी अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये भी कितना होगा 2x, और अगर मैं AC को भी ज्वाइन कर दूँ तो ये भी कितना होगा 2x। सो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट कि मैडम यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है ये बेसिकली एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल एंड ईच एंगल विल बी ऑफ व्हाट, आप लोगों का 60 डिग्री। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब मैं क्या करती हूँ, इस पर्टिकुलर जगह को थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि हमें समझ में आए। आजू बाजू सिर्फ मैं उसका इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रही हूँ, ये मैंने उसका इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया ABC। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, बीच में जो आपने कैटायन रखा है, बीच में आपने जो कैटायन रखा है उस कैटायन का भी तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा, है ना। आपने जो कैटायन रखा है, लेट से आपने ये बीच में जो कैटायन रखा है इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। एक मिनट थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो ये मैंने कैटायन का सेंटर ड्रॉ कर दिया, इस कैटायन के सेंटर से मैंने इस चीज़ को ज्वाइन कर दिया, कैटायन के सेंटर से मैंने इस पार्ट को ज्वाइन कर दिया, और कैटायन के सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सच दैट ये इस तरीके से, और इसको मैंने नाम दे दिया O पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया O पॉइंट, और इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया M पॉइंट। तो इसी चीज़ को मैं अभी नीचे के मेरे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। मतलब बीच में कहीं तो यहाँ पे कहीं तो M पॉइंट होगा, जिस M पॉइंट से मैंने इस B को ज्वाइन किया है, इस M पॉइंट से मैंने A को ज्वाइन किया है, और इस M पॉइंट से मैं नीचे क्या ड्रॉप कर रही हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ। तो इनडायरेक्टली ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अच्छा, अब इसमें हम लोगों को कुछ बातचीतों का ख्याल रखना है कि जब आप ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जब आप ये रेड वाली ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आप ये ज्वाइनिंग इस तरीके से कर रहे हो, है ना। आप जब सेंटर A को और जब आप सेंटर M को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ सेंटर B को सेंटर C को M के साथ जब आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हो कि वो क्या करना चाहिए, एक एंगल बाइसेक्टर के जैसे एक्ट करे। वो किसके जैसे एक्ट कर रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर के जैसे एक्ट करेगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 30। होप सो सबको ये बात समझ में आ रही है। 60 डिग्री टोटल एंगल है तो 30। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 30। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, दैट विल बी 60 एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये वाला भी कितना हो जाएगा 60। मतलब कौन सा 90 है, कौन सा 30 है, कौन सा 60 है, ये क्लियर है। अच्छा ठीक, ये तो क्लियर है ना। अब मुझे बताओ ये क्या है मैडम, ये रेडियस ऑफ अनायन है। ये क्या है, ये रेडियस ऑफ अनायन है। यानी कि मैं ए बी का जो ये डिस्टेंस है, ये जो ए बी डिस्टेंस है, क्या इस ए बी डिस्टेंस को मैं ये कह सकती हूँ कि ये 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन है। बिल्कुल कह सकते हो। आप ए बी डिस्टेंस को क्या कह सकते हो, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैंने M पॉइंट से इस O पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि क्लास 10th की मैथ्स आप पढ़कर आए हो, तो क्लास 10th की अगर तुमने मैथ्स पढ़ी है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि AO कितना होगा।
ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये AO कितना होगा। खैर नहीं पता है तो एक अलग बात है, बट पता होना चाहिए। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे AM कितना है, तो AM कितना है इसको पता करने के लिए आपको डायग्राम को विजुअलाइज करना पड़ेगा। बड़ा सा उसका जूम वर्जन देखो। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि AM कितना है तो तुम उसको क्या जवाब दोगे कि देखिए मैडम, हम A से लेकर इस बाउंड्री तक हम कहेंगे कि ये रेडियस ऑफ अनायन है, मानते हो। फिर उस ब्राउन से इस सेंटर तक कहेंगे कि ये रेडियस ऑफ कैटायन है। यानी कि अगर कोई मुझसे AM के बारे में बात करे तो AM इज व्हाट, AM क्या है, ये जो AM है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस ये रेडियस ऑफ अनायन है ना। कैटायन और अनायन के ये रेडियसेस के बराबर है ये वाला डिस्टेंस। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मैं कैलकुलेट करना क्या चाहती हूँ। मैम आप तो 0.155 निकाल रहे थे, तो ठीक है निकाल लेते हैं, इजी है निकाल लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब एक काम करिए, अच्छा ये कितना है, जैसा कि मैंने कहा अगर बेसिक 10th क्लास पढ़कर आए हो तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, रेडियस ऑफ अनायन। अदरवाइज ऊपर से भी दिख रहा है कि वो रेडियस ऑफ अनायन है। खैर ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में दोनों में से जो ट्राइंगल आपको पसंद है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जरा आप यहाँ पर साइन 60 डिग्री का कैलकुलेशन कर लीजिए। साइन 60 डिग्री क्या होता है, बल्कि साइन क्या होता है, साइन होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड होगी AO, हाइपोटेनियस क्या होगा इसका AM। अपोजिट साइड AO की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ अनायन। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री इज √3/2, यानी कि 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूँ दैट विल बी 0.866। इस बात से एग्री करते हो। अगर मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स करूँ तो 0.866 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अनायन माइनस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू 0.866 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन आ जाएगा। अगर मैं 0.866 में से आपका वो पर्टिकुलर डेटा अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये अच्छा एक मिनट रुको, मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे भी माइनस है। खैर तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो रेडियस ऑफ अनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन आप निकाल सकते हो, या फिर कैटायन बाय अनायन भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो रेडियस ऑफ कैटायन बाय अनायन जब तुम निकालने गए तो ये 0.866 आपके डिनोमिनेटर में आ गया, और न्यूमरेटर में आपके पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.866 यानी कि 0.134। आप इसका कैलकुलेशन कर लो, कैलसी होगा तुम लोगों के पास, उठाओ इसका कैलकुलेशन कर लो। जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये डेटा आता है रेडियस, मैं अभी कैलकुलेटर से ही निकाल रही हूँ और कैलकुलेटर के मदद से मेरा ये डेटा ये आ रहा है 0.1547 समथिंग। और आइडियली इसको हो सकता है 3 से 4 डेसिमल तक किसी इंसान ने इस चीज़ की कैलकुलेशन की हो, और इसी कैलकुलेशन के बदौलत हम लिखते हैं कि ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए जो उसकी स्टार्टिंग रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.155। ठीक है, क्या क्लियर है कि उसके लिए स्टार्टिंग रेंज ऐसी कैसी आई। तो इस मैथ्स की आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, कोई आपसे डिराइव करने नहीं पूछने वाला। पहली बात तो बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट ही नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई पार्ट ही नहीं होता है, ठीक है, इसका होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल वी आर लर्निंग, तब हम फिर भी क्या पढ़ रहे हैं। और ऐसे ट्रायंगुलर वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, 3। ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 3। तो कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो बताइए। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए और कोई डेटा नहीं दिया कोऑर्डिनेशन नंबर का, जैसे हमने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा था, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा था। बट अगर कोई आपके पास ऑप्शन ही ना बचे, मतलब आपको कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप क्या कह सकते हैं निकाल सकते कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फिर आपको रेडियस रेशियो निकालना पड़ता है। अगर उस रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में लाई करे तो आप कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है, 3। ठीक है, यही सेम कैलकुलेशन आप टेट्रा के लिए भी कर सकते हो, ऑक्टा के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसके लिए भी कर सकते हो, क्या नाम है आपका, क्यूबिकल के लिए भी कर सकते हो। कोई मीनिंग नहीं है करने का, बट खैर कर लेते हैं,
ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। दिक्कत कैलकुलेशन करने में यही होती है एक छोटी सी, कि विजुअलाइजेशन पावर ना थोड़ी सी इसमें आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और कुछ नहीं। खैर, अरे आपने तो वो लास्ट वैल्यू का तो निकाला ही नहीं कि 0.225 कैसे आया। रुक जाओ, एक काम करते हैं ना, पहले टेट्राहाइड्रल की स्टार्टिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, बाद में अपन वो आखिरी वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबको पता है कि टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होता है, सबको जानते हैं। सब जानते हैं कि जब आप ट्रायंगुलर वॉइड को, ठीक है, जब आप ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर देते हो किससे, एटम से, तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बेसिकली टेट्राहाइड्रल वॉइड कहते हैं। ये सब जानते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास 3 बॉल्स हैं, ये आपने 3 बॉल्स इस तरीके से रखी। मैं पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी टेट्राहाइड्रल वॉइड का मीनिंग बता चुकी हूँ पुरानी क्लासेस में, बट मैं फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ। बट अगर कोई इंसान सोच रहा है कि इस शॉर्ट के रिपीटेशन से मैं समझ जाऊंगा कि टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होता है, तो नहीं समझ में आएगा। जिसको पहले से आता है वही समझ पाएगा। तो ये जो आपको स्पेस दिख रही है, अगर आप इस स्पेस के ऊपर कोई एक और अनायन लाकर बैठा दे, एक और अनायन, मैं कैटायन लाने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये भी अनायन है, ये भी अनायन है, ये भी अनायन है, और जो नए वाले को लाए हो वो भी अनायन है। तो 3 अनायंस को जब आप अरेंज करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। उन 3 अनायंस के बीच में जो गड्ढा होता है उसको ट्रायंगुलर वॉइड। और अगर उसी गड्ढे के ऊपर मैं क्या कर दूं, एक और अनायन रख दूं, तो क्या वो गड्ढा आपका ढक जाएगा? गड्ढा भरेगा नहीं। देखो, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है, गड्ढा भरना और गड्ढा ढकना, डिफरेंस होता है ना। गड्ढा भरने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर उस गड्ढे की जो हॉलो स्पेस है उसको फिल कर दिया गया, और गड्ढा ढकने का मतलब क्या होता है कि उस हॉलो स्पेस के ऊपर ढक्कन लगा दिया। तो इनडायरेक्टली मैंने उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, मैंने उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर क्या लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया है। जैसे अगर आप मार्केट से कोई बॉडी लोशन वगैरह लेते हो तो ऊपर कैसा रहता है, ढक्कन लगा हुआ रहता है। वैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रहता है, करेंटली मेरे सामने बॉडी लोशन था तो मुझे उसी का नाम याद आया, तो उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। तो दैट इज लाइक अ ढक्कन। ट्रायंगुलर वॉइड कहीं गया नहीं है, बट उसके ऊपर ढक्कन लग चुका है। तो उसी ट्रायंगुलर वॉइड को अब हम लोग बेसिकली क्या कहने लगते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो ढक्कन लगा हुआ ट्रायंगुलर वॉइड इज बेसिकली अ टेट्राहाइड्रल वॉइड, इज बेसिकली अ टेट्राहाइड्रल वॉइड। और अभी जिस तरीके से मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसे कहा जाता है टॉप व्यू। इसे डायग्राम का क्या कहा जाता है, टॉप व्यू, कि मैं उस डायग्राम को ऊपर से देख रही हूँ, मैं उस डायग्राम को ऊपर से देख रही हूँ। जैसे आपने अगर क्लास 10 तक बायोलॉजी पढ़ी है, या फिर अभी राइट नाउ आपका 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी है, तो आपको ये पता होगा कि अपन कोई भी ऑर्गन को डॉर्सल व्यू से देख सकते हैं, और एक आई थिंक वेंट्रल व्यू होता है। टॉप व्यू से अलग दिखता है, राइट साइड से अलग दिखता है, लेफ्ट साइड से अलग दिखता है, फ्रंट साइड से अलग दिखता है ना। अगर मैं तुम्हें फ्रंट से देखूंगी तो तुम कैसे दिखोगे, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर से तुम्हें देखूंगी तो ऊपर से देखने पे मुझे तुम्हारा सर दिखेगा, मुझे तुम्हारे आर्म्स दिखेंगे, मुझे तुम्हारी बॉडी शेप दिखेगी, मुझे तुम्हारा क्या दिखेगा, लेग्स दिखेंगे, बट मुझे तुम्हारे बाकी ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे, आईज वगैरह, नोज, माउथ, ये सब नहीं दिखेगा। बट टॉप व्यू अलग होता है, फ्रंट व्यू अलग होता है। ये तो समझ में आती ना, चीज़ वही रहती है। क्या टॉप से देखने पे तुम इंसान नहीं जानवर बन जाओगे क्या, डॉगी बन जाओगे क्या, बिल्ली बन जाओगे क्या? इंसान हो, होमोसेपियन हो, होमोसेपियन ही रहोगे, लेकिन थोड़ा सा लुक में अलग अंदाज आ जाएगा, क्योंकि आप किस पॉइंट ऑफ डायरेक्शन से देख रहे हैं उस पर बातचीतें डिपेंड करती है, ठीक है। खैर, तो अभी इसी चीज़ को, इसी टेट्राहाइड्रल वॉइड को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। देखो, इसको अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं टॉप व्यू के पास जाऊँ और बोलूँ कि टॉप व्यू से इस डायग्राम को मैं देखना चाह रही हूँ, तो मुझे ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। बट अगर इस डायग्राम को मैं इस साइड से देखूँ, ये ऐसे, मतलब थोड़ा साइड व्यू अगर मैं इसका लूँ, अगर मैं इसका कैसा व्यू लूँ, साइड व्यू। अगर आपके घर में 4 बॉल्स हैं तो आप ये खुद करके भी देख सकते हो, ठीक है, कि चल उस 4 बॉल्स के अरेंजमेंट को साइड से देखने में कैसा दिखता है, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। मेरे बोलने पे डिपेंड मत रहो, और मैं जो बोल रही हूँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ, ऐसा होता है। खैर, साइड व्यू से अगर हम देखते हैं तो साइड व्यू से देखने पे बोलो मुझे क्या क्या दिखेगा। साइड व्यू से देखने पे मुझे ये दिखेगा, मुझे ये दिखेगा, जो आपस में टच हो रहे होंगे। खैर, तो साइड व्यू वालों को मैंने बना लिया,
ठीक है, साइड व्यू वाले को मैंने बना लिया। जो ये होगा ये मेरे लिए हिडन होगा। या तो हो सकता है मुझे ये पूरी तरीके से ना दिख रहा हो, थोड़ा बहुत दिख रहा हो, लेकिन काफ़ी हद तक ये मेरे लिए हिडन होगा। और मुझे साइड व्यू से क्या दिख रहा होगा, वो रेड वाला दिख रहा होगा। और मुझे साइड व्यू से क्या दिख रहा होगा, रेड वाला दिख रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, रेड वाला जो होता है, मतलब जो ट्रायंगुलर वाइट को ढकने के लिए हम जो अनायन लाए हैं, वो अनायन इस तरीके से रखा जाता है कि उस अनायन का सेंटर और ट्रायंगुलर वाइट का सेंटर एक ही होता है। ठीक है, हम लोग वो जो अनायन फिट करते हैं, जिस अनायन को हम लोग फिट करते हैं इन ऑर्डर टू हाइड, किस चीज़ को हाइड करने के लिए, ट्रायंगुलर वॉइड को हाइड करने के लिए हम जो पर्टिकुलर अनायन लेकर आते हैं, ठीक है, उसका बोथ सेंटर्स, उनके जो सेंटर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। बोथ सेंटर्स लाई अबोव ईच अदर। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि उसका सेंटर अलग है, इसका सेंटर अलग है, बस एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे केस में मैं उस पर्टिकुलर वॉइड में जो भी कैटायन रह रहा होगा, उस पर्टिकुलर वॉइड में जो भी कैटायन रह रहा होगा, उस कैटायन के सेंटर को मैं यहाँ ये मान लेती हूँ कि ये उसका सेंटर है, ये उस कैटायन का सेंटर है, ये उस कैटायन का क्या है, सेंटर है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ओके, ये उस पर्टिकुलर कैटायन का सेंटर है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या करें हम लोग, ये कैटायन का सेंटर हमें पता चल गया, अब आगे क्या करें? तो एक काम करते हैं, थोड़ा ज्वाइनिंग कर लेते हैं भाई। इसको मैंने इस सेंटर से ज्वाइन कर दिया, अनायन के सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको भी मैंने अनायन के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये सारी ज्वाइनिंग हो गई। और इन दोनों अनायंस को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया, इन दोनों अनायंस को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। और अगेन मेरा वही एक रट कि मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेती हूँ। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ। ये ट्राइंगल ए बी सी और ये परपेंडिकुलर मैंने ओ पॉइंट पे ड्रॉप किया। थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर लेते हैं कि ये मेरे पास मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और ये ओ। खैर, बी ओ क्या है, डायग्राम को देखो तो बी ओ एक रेडियस ऑफ अनायन है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि आर ऑफ ए है। ओ सी क्या है, ओ सी भी मेरे लिए एक रेडियस ऑफ अनायन है। बट ए बी मेरा क्या है, क्या ए बी मेरा रेडियस ऑफ अनायन है? क्या ए बी मेरा रेडियस ऑफ अनायन है? नहीं, ए बी मेरा रेडियस ऑफ अनायन नहीं है। ए बी जो है वो मेरा रेडियस ऑफ अनायन नहीं है। ठीक है, वो मेरा रेडियस ऑफ अनायन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी में बी से लेके इतने डिस्टेंस को तो मैं रेडियस ऑफ अनायन कह सकती हूँ, लेकिन उसके बाहर वाले डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ अनायन नहीं कह सकती। तो ए बी इज माई यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कैटायन प्लस कैटायन, यानी कि उस वॉइड में जो कैटायन रहने आएगा वो, प्लस रेडियस ऑफ अनायन। डन। अब बात पूरा का पूरा इस डिस्कशन पे आ जाती है कि मैडम ये एंगल कितना होगा। पिछले केस में तो मैं बहुत ही आसानी से कह पा रही थी कि वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, बट यहाँ पे मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बीसी कैसे बन रहा है, बीसी दो अनायंस और अनायंस की टचिंग से बन रहा है। और एसी कैसे बन रहा है, एसी बेसिकली वॉइड के अंदर रहने वाले कैटायन और अनायन की टचिंग से बन रहा है। और ए बी कैसे बन रहा है, ए बी भी उसी वॉइड और उसी अनायन की टचिंग से बन रहा है। तो बेसिकली ये आप लोगों का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा। और अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड एंगल क्या मेरे मुंह से निकल गया, वो जो एंगल है वो 60 डिग्री तो आप नहीं ले सकते। अब 60 डिग्री नहीं ले सकते तो फिर मैं कौन सा डिग्री लूँ, क्या लूँ? तो देखो, हम केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक्स जानते हैं, हम इतना जानते हैं टेट्राहाइड्रल का मतलब होता है एंगल 109.28, है ना। इतना हम लोग जानते हैं कि यही होता है बॉन्ड एंगल 109.28। अच्छा, अब मैंने तुमसे क्या कहा, क्लास बाद में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, ये एंगल कौन है, 109.28। लेकिन ये 109.28 कौन है? द पॉइंट इज ये 109.28 ये कौन है, ये 109.28 ये कौन है? तो 109.28 ये है, ये पूरा का पूरा एंगल आपका 109.28 है। तो अगर मैं एओ ड्रॉप कर रही हूँ
ठीक है, अगर मैं उस AO को ड्रॉप कर रही हूँ तो वो एंगल आधा हो जाएगा, आधा हो जाना है वो एंगल। अच्छा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल रहेंगे ना आइसोसेलेस से, तो बेसिकली अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो आप अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स करो तो ये 54.4 के आसपास कुछ आएगा। और बाद में आप इसी ट्रायंगल में क्या अप्लाई कर दो, साइन थीटा, तो आपके लिए साइन 54.44 किसके बराबर होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि रेडियस ऑफ अनायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन प्लस कैटायन। आप कैलकुलेटर का प्रयोग करिए, साइन 54.4 कितना होता है वो कैलकुलेशन करो चाहो तो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये इतनी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की बातचीत चल रही हो तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो 0.225 होती है, मतलब जस्ट उनकी स्टेबिलिटी वहां से शुरू होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का स्टार्टिंग है, इसका मतलब ट्रायंगुलर वॉइड की क्षमता खत्म हो चुकी है उसको एक्यूमुलेट करने की, तभी तो टेट्राहाइड्रल वॉइड शुरू हुए हैं, है ना। ट्रायंगुलर की क्षमता खत्म हो चुकी है उस पर्टिकुलर चीज को और एक्यूमुलेट करने की, इसीलिए तो टेट्राहाइड्रल वॉइड शुरू हुए हैं। तो इसका मतलब जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की स्टार्टिंग है वही आपके ट्रायंगुलर वॉइड की एंडिंग है। ठीक है, इसीलिए मैंने उस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर वॉइड के लिए उसकी लास्ट लिमिट नहीं निकाली थी, क्योंकि लास्ट लिमिट निकाल के कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि जो टेट्रा का स्टार्टिंग होगा वही ट्रायंगुलर का एंडिंग होगा, खत्म बात। ठीक है, वही उसकी क्या होगी, एंडिंग होगी, राइट। जैसे कई बार तुम लोग किसी शॉपिंग वेबसाइट पे फिल्टर लगाते हो ना, 0 से 500 रुपये तक, फिर नेक्स्ट वाला क्या होता है 500 से 1000 रुपये तक, तो जो उसकी स्टार्टिंग है वही उसके प्रीवियस वाले की क्या रही होगी, एंडिंग रही होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के लिए काम कर लिया। चलो एक काम करते हैं, ऑक्टा के लिए भी कर लेते हैं, छोटा सा ही डेरिवेशन है इसीलिए, अदरवाइज मैं तो इसको सोच रही थी कि कोई मतलब नहीं है कराने का। खैर सुन लो, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में अगर हम लोग जाएं तो अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का मतलब होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का मीनिंग क्या है तो दिक्कत होगी। अब मैंने जब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन लिया था और मैंने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का आपको मीनिंग बताया था, तो मैंने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के समझाने के 2 तरीके बताए थे। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को समझाने के मैंने 2 तरीके बताए थे। उसमें जो मैंने पहला तरीका बताया था, मैंने क्या बताया था, एक ट्रायंगल और यहाँ पे होता है एक और ट्रायंगल, उन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में जो वॉइड क्रिएट होता है उसको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहते हैं। और ये चीज़ मैंने विजुअलाइज भी करवाई थी कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड सही में 2 ट्रायंगल्स के बीच की जगह को कहते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल का अरेंजमेंट है और यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे ट्रायंगल का अरेंजमेंट है, तो इनके बीच में जो गैप क्रिएट होगा जब आप इन दोनों को क्लोज लाओगे, ठीक है, जब आप इन दोनों को क्लोज लाओगे तो क्लोज लाने पे बताओ ये कैसे दिखेंगे, क्लोज लाने पे ये ऐसे दिखेंगे, देखो ये क्लोज लाने पे ऐसे दिखेंगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहते हैं, बराबर, इस पर्टिकुलर स्पेस को। तो बेसिकली 2 अपोजिट एपेक्स के ट्रायंगल्स जब एक दूसरे के नियर बाय आते हैं तो जो स्पेस क्रिएट होती है उसको हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहते हैं। ये एक तरीका होता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को डिफाइन करने का। और दूसरा तरीका जो होता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को डिफाइन करने का, वो लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि 4 एटम इस तरीके से प्लेन में है, एक उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ एक एटम, और एक एटम उस प्लेन के नीचे है परपेंडिकुलर। बेसिकली ये दोनों ही चीज़ें क्या है, सेम है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि जब आप 2 अपोजिट एपेक्स के ट्रायंगल्स को क्लोज लाओ तो ये इनडायरेक्टली यही बनता है और ये चीज़ यही होती है। वो मैंने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को पढ़ाते वक्त बहुत ही डिटेल में ये सारी कहानी आपको बताई है। अब मान लेते हैं आपने उस वॉइड में एक एटम रखा और इस तरीके से रखा कि आपकी स्टेबिलिटी जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो वो पर्टिकुलर एटम उस चारों एटम को टच करेगा, 6 को नहीं कर सकता। 6 को नहीं कर सकता, 6 को क्यों नहीं करेगा, इस ऊपर वाले को थोड़ी ना टच करेगा, इस नीचे वाले को थोड़ी ना टच करेगा, बराबर। यानी कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सिचुएशन कुछ इस प्रकार की होती है कि अगर मैं 4 एटम्स ड्रॉ कर लूँ, रुको इसे अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, 1, ठीक है, 2, यार एक बड़ा बन गया एक छोटा बन गया, खैर जाने दो, ठीक है। ये देखो, ये जो आप लोगों का क्या नाम है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर आप जो भी एटम रखोगे लिमिटिंग केस के लिए वो इस तरीके से रखोगे, वो इस तरीके से रखोगे कि वो इन चारों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, वो इन चारों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या ये दिमाग में बात जा रही है? अब देखो इस सेंटर और इस सेंटर को ज्वाइन कर लो, ठीक है, कर लिए ज्वाइन, ओके। इस सेंटर और इस सेंटर को ज्वाइन कर लो, कर लिए, ठीक है, कर लिए। ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन होगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर लूँ तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, आपके सी डी की वैल्यू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन। और अगर मैं इनको भी ज्वाइन कर लूँ तो ये भी 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्वाड्रिलैटरल ABCD बेसिकली एक स्क्वायर है। अब कई लोगों को स्क्वायर नहीं लग रहा होगा, उनको ये रोम्बस लग रहा होगा, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरा अनायंस छोटे बड़े बन गए। अगर इक्वल साइज को मैं डिवाइडर से लेकर बनाऊं तो आप भी समझ सकते हो कि हाँ अनायंस तो सेम ही है, तो फिर वो स्क्वायर ही बनेगा। अगर वो स्क्वायर बना है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, बराबर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। स्क्वायर की डायगोनल बना लेते हैं, चलिए स्क्वायर की क्या बना लेते हैं, डायगोनल। अब जो भी डायगोनल आप स्क्वायर की बनाएंगे, ये स्क्वायर की डायगोनल है, ये AC क्या है, डायगोनल। आपको नहीं लगता ये डायगोनल AC के बनने की वजह से ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इतना तो मानते हो ना, इतनी बेसिक मैथ्स। तो यानी कि ये अगर मैं ड्रॉ कर लूँ यहाँ बाजू में आपका ABC, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। अगर कोई मुझसे AB की वैल्यू पूछे, मैं कहूँगी 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन। कोई मुझसे BC की वैल्यू पूछे, मैं कहूँगी 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन। और कोई अगर मुझे ये कहे कि बताइए यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनियस है AC, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको कहूँगी ये है 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन प्लस 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन। कैसे पता, हाइपोटेनियस देखो बन कैसे रहा है, उस पर फोकस करो। हाइपोटेनियस यहाँ से यहाँ तक है, देखो एक मिनट, ये कलर अच्छा नहीं है, रुको, हाँ ये देखो, हाइपोटेनियस इसकी वजह से है जो कि एक रेडियस ऑफ अनायन है, हाइपोटेनियस इसकी वजह से है जो एक रेडियस ऑफ अनायन है, और हाइपोटेनियस इसकी वजह से जो बेसिकली डायमीटर है यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन है। तो पूरा का पूरा हाइपोटेनियस इस वजह से बना। और अगर कोई मुझे मैथ्स लगाने को कहे तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मैं क्या लगा देती हूँ, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री कितना होगा, अपोजिट साइड, यानी कि 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अनायन प्लस 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन। 2 को नीचे से कॉमन निकाल के ऊपर नीचे काट देते हैं, ये क्वांटिटी हो जाएगी 1/√2। और यहाँ आएगा रेडियस ऑफ अनायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। अगर मैं 1/√2 की वैल्यू लिखूँ दैट वुड बी समथिंग 0.7071। और अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पास रेडियस ऑफ कैटायन वर्सेस रेडियस ऑफ अनायन की जो लिमिटिंग वैल्यू है कितनी थी, 0.414 थी शायद, ठीक है एक बार देख लें दो, हाँ 0.414, ये 0.414 आपके पास निकल कर आ जाएगी। देखो कितना आसान है, यानी कि जो भी वैल्यूज़ आपको बताई जाती हैं वो मन घड़न नहीं होती, ठीक है, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह से निकल कर आई हैं और उसके बाद वहाँ पर उनको क्या किया गया है, लिखा गया है, अपने आप वो प्रकट नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग चौथे टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। चौथा टॉपिक क्या था, क्यूबिकल वॉइड, है ना। चौथा टॉपिक क्या था, क्यूबिकल वॉइड। अब मैं एक बात तुम्हें बता दूं, क्यूबिकल वॉइड बनता कब है, बताओ। क्यूबिकल वॉइड आप लोगों को सिंपल SCC, जब आपके अनायंस SCC का स्केलेटन बनाते हैं ना, तब क्यूबिकल वॉइड बनता है।
एग्जाम्पल के तौर पे क्यूबिकल वॉइड आपको कहाँ देखने को मिलता है? CsCl में देखने को मिलता है। हमने टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड्स पढ़ा था ना, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यानी कि जब एक क्यूब में जितने भी कॉर्नर्स यानी कि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, उन 8 कॉर्नर्स में अगर क्या मौजूद हो, उन 8 कॉर्नर्स में अगर एक अनायन मौजूद हो, ठीक है, और बॉडी के सेंटर पे अगर बॉडी के सेंटर में, ठीक है, बॉडी के सेंटर में अगर वॉइड क्रिएट हो रहा है और उस वॉइड में कैटायन हो, तो उस पर्टिकुलर वॉइड को फिर क्या कहा जाता है? क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी पुरानी क्लासेस की विजुअलाइजेशन है, ठीक है, तो तुम्हें ये पता होगा कि जब सारे कॉर्नर एटम्स टच करते हैं, तो सारे कॉर्नर एटम्स के टच करने जब सारे कॉर्नर एटम्स ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है, सिर्फ सारे कॉर्नर एटम ऑक्यूपाइड होते हैं और कुछ नहीं होता, मतलब इन नॉर्मल एससीसी, जब एक नॉर्मल एससीसी की बात करूं, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब या तो सारे अनायन, या तो सारे कैटायन, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, या तो यानी कि सारे के सारे आयरन, या तो सारे कॉपर। तो ऐसे केस में A = 2R होता है, क्योंकि वो कॉर्नर एटम्स क्या करते हैं बोलो? एक दूसरे को टच करते हैं। बट अगर आपके पास एक ऐसा एससीसी है जिसमें वॉइड में बोलो कौन बैठा है? कैटायन बैठा है, तो ऐसे केस के लिए A = 2R वाली सिचुएशन नहीं होती। A = 2R वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए नहीं होती। और हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में जो आप लोगों का ये स्ट्रक्चर है, ये आपको लाइक अ BCC दिखता है। मैंने कहा था कई बुकों में ऐसा लिखा रहता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को लाइक अ BCC स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ को BCC स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यानी कि अगर मान के चलिए ये मेरा एक क्यूब है, चलो पहले मैं क्यूब बना लेती हूँ फिर बात करती हूँ। चलो ये हम लोगों की बातचीत हो गई। तो अभी देखो यहाँ पे कॉर्नर में क्या मौजूद होगा? कॉर्नर में अनायंस मौजूद होंगे, ठीक है। क्या ये अनायंस टच कर रहे हैं एक दूसरे को? नहीं। अच्छा, यहाँ कहीं पे बीच में आपका क्यूबिकल वॉइड होगा, इस बीच में कहीं तो क्यूबिकल वॉइड होगा, सच दैट कि वो सारे एटम्स को टच कर रहा होगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है क्यूबिकल वॉइड का, यानी कि उसमें जो भी पर्टिकुलर कैटायन रहेगा वो आजू बाजू के सारे अदर्स कॉर्नर वालों को टच करेगा, सारे के सारों को टच करेगा। तो इसमें से हम लोगों ने क्या की? थोड़ी सी कैलकुलेशन की। हम ये कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए मैडम, आप ये वैल्यू कितने की होगी? तो आप मुझे कहते हो कि अरे ये तो एक फेस डायगोनल है, ये तो एक फेस डायगोनल है। अच्छा, मैंने कहा कि ये वैल्यू कितने की होगी, तो आप मुझे कहते हो अरे ये तो एक बॉडी डायगोनल है ना। आप मुझे कहते हो ये तो एक बॉडी डायगोनल है। फेस डायगोनल √2a टाइम्स होती है, बॉडी डायगोनल √3a टाइम्स होती है। इस बात से तो मानते हो कि बॉडी डायगोनल √3a टाइम्स होती है, फेस डायगोनल √2a टाइम्स होती है, इतना तो एग्री करते हो। और आपका जो क्यूब होता है, उस क्यूब में जितने भी फेजेस होते हैं सब कितना कितना डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। खैर वो तो उतना पता ही है तुम्हें क्यूब के बारे में। अब मुझे बताओ, इस बॉडी डायगोनल को क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि बॉडी डायगोनल इज 2 times द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 2 times द रेडियस ऑफ एनायन? लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया था, वहाँ पर मैंने ये बताया था कैसे, क्योंकि बॉडी डायगोनल में यहाँ एक अनायन होता है, यहाँ पे एक अनायन होता है और बीच में ये कैटायन होता है। तो इस वजह से अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करूँ, तो मैडम यहाँ पे A आ रहा है। A का मतलब होता है एज लेंथ। यहाँ से आप रेडियस ऑफ कैटायन वर्सेस रेडियस ऑफ अनायन आप कैसे निकालोगे? क्योंकि आपके पास तो 3 वेरिएबल आ गए, आप कैसे निकालोगे इस चीज़ को? क्वेश्चन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्मॉल a को रिप्लेस करना पड़ेगा, स्मॉल a को हमें हटाना पड़ेगा। स्मॉल a को कुछ करो, स्मॉल a को हटाओ। जब आप स्मॉल a को हटाओगे तब आप लोगों का आंसर आएगा। अब स्मॉल a को मैं कैसे हटाऊं? अच्छा 1 मिनट, सॉरी। हाँ, तो स्मॉल a को जब मैं हटाऊंगी तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? A = 2 times द रेडियस ऑफ अनायन।
क्यों? क्योंकि अनायन, ये जो कॉर्नर एटम्स हैं, ये कॉर्नर एटम्स ऐसे खुद को टच कर रहे हैं ना, इसीलिए A इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इस पर्टिकुलर चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, ये ऐसा 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन। ये 2 और ये 2 गया। अब तुम कैलकुलेशन कर लो, √3 की वैल्यू डाल दो, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन के लिए ये पर्टिकुलर क्वांटिटी आपके पास निकल कर आ जाएगी एक क्यूबिकल वॉइड के लिए। ठीक है, एक क्यूबिकल वॉइड के लिए खत्म। हाँ, ये थी हम लोगों की कहानी। तो मैंने सारी कैलकुलेशंस भी बता दी तुम्हारी आत्म शांति के लिए, बाकी सारा डेटा बता दिया है, और मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जस्ट लिमिटिंग कंडीशन, सब कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बस बता देती हूँ। ट्रायंगुलर के लिए तो मैं बता चुकी हूँ, टेट्रा वाले के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टा के लिए होता है 6 और क्यूबिकल के लिए होता है, बोलो कितना, 8। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि मैडम अगर वैल्यू 0.225 आ गई, मान लेते कभी कैलकुलेशन हमने की और कैलकुलेशन करने से वैल्यू 0.225 आ गई, तो उसको मैं ट्रायंगुलर में लूँगा कि मैं उसको टेट्राहाइड्रल में लूँगा। तो मैक्सिमम लोग आपको कहते हैं कि देखो यहाँ एरो होता है, यहाँ एरो, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू 0.225 आई तो उसको ट्रायंगुलर में लेना, टेट्रा में ना लेना, ऐसा वो बोल देते हैं। लेकिन सवाल क्यों लेना, वो वैल्यू टेट्रा में क्यों नहीं ले सकते? क्या मतलब टेट्रा वाले को उस वैल्यू से कोई एलर्जी है क्या? क्यों नहीं ले सकते? वाई? तो रेंज की जब हम लिखते हैं, रेंज जब हम लिखते हैं तो अपर लिमिट के पास इक्वल टू का साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वहाँ पे इक्वल टू का साइन? ऐसा होना चाहिए ना कि वो ट्रायंगुलर भी बना सकता है, वो टेट्रा भी बना सकता है। क्यों? वाई? अब इस वाई का जवाब मैं दे देती हूँ। वैसे ये जवाब देना ज़रूरी नहीं है तुम लोगों को, बट खैर लॉजिकल रहेगी चीज़ तो अच्छा लगता है, तो उसका वाई का जवाब देते हैं कि वाई, ठीक है, इक्वल टू साइन इन अपर लिमिट। इक्वल टू की जो साइन है आपको अपर लिमिट में आखिर देखने को क्यों मिलती है, इसका रीज़न। अभी आपके पास 0.225 है, अब आपके पास दो चॉइस है, आप 0.225 में ट्रायंगुलर भी बना लो, आप 0.225 में आप टेट्रा भी बना लो, दोनों चॉइस आपके पास है। आपको जो करना है आप कर लो, ठीक है, आपको जो करना है कर लो। तो मैंने बोला मैं तो ट्रायंगुलर बनाऊंगी, मैंने ये कहा मैं तो ट्रायंगुलर बनाऊंगी, तो तुमने कहा बना लीजिए। ट्रायंगुलर कैसा दिखेगा? ये वॉइड और वॉइड में कैटायन और आजू बाजू होंगे अनायंस, आजू बाजू होंगे अनायंस। क्या वो अनायंस एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अनायंस कब टच करते हैं? जब 0.11155 वैल्यू होती है। 0.225 के केस में थोड़ा टच करेंगे। टेट्राहाइड्रल के लिए तो शुरुआत ही 0.225 से होती है, जस्ट मतलब 0.225 की नेक्स्ट वैल्यू से होती है जस्ट। तो अगर मैं एक मिनट ये क्या हो गया? हाँ, अरे यार, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 0.225 का टेट्रा बनाओ, मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि 0.225 का टेट्रा बनाओ, तो तुम मुझे ये कहोगे मैडम देखिए 0.225 का टेट्रा यानी कि उसकी शुरुआत है ना, उसकी शुरुआत, और ट्रायंगुलर के लिए 0.225 का मतलब होता है उसका अंत। अंत का मतलब बहुत दूर 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 दूर, है ना, और टेट्रा के लिए वो उसकी शुरुआत है। शुरुआत का मतलब जानते हो क्या होता है? शुरुआत का मतलब वो होता है एक ऐसी सिचुएशन जब सारे अनायंस आपस में कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, सारे कैटायंस, मतलब सारे नहीं, एक कैटायन सारे अनायंस के कांटेक्ट में होगा। तो अब तुम एक बात बताओ कि ट्रायंगुलर की केस में अनायन अनायन के बीच में कोई कांटेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि वहाँ पे रिपल्शन है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ कैटायन और अनायन के बीच में कांटेक्ट दिख रहा है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है, वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन है, इसीलिए वो स्टेबल है। बट अगर मैं वही 0.225 की बात टेट्रा में के लिए करूँ, तो टेट्रा में अनायन और अनायन, वो भी चार अनायंस आपस में कॉन्टैक्ट्स में, 4 अनायंस कॉन्टैक्ट्स में, तो वहाँ तो रिपल्शन बहुत है। माना कि वहाँ पे 4 अनायन और कैटायन भी है, लेकिन तुम ये सोचो ना, एक जगह तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन मिल रहा है और दूसरी जगह तुम्हें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों मिल रहा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये वाली चीज़ आपकी मोर स्टेबल होगी। ठीक है,
इसीलिए जब आपके पास कोई वैल्यू आती है लाइक 0.225, तो वो वैल्यू को हम लोग किस में लेते हैं, ट्रायंगुलर में लेते हैं, ना कि टेट्रा में लेते हैं। ठीक है, आखिरी की जो भी वैल्यू आती है इक्वल टू का साइन होता है। कई बुक्स में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, तो एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अरे 0.225 आएगा तो उसे कहाँ लेंगे, तो वो स्टैटिस्टिक्स का दिमाग लगाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जब हम करते थे 10वीं कक्षा में, तब हम उसको नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में लेते थे, तो यहाँ पे भी हम वही लेंगे। ऐसा नहीं करना, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे आप उस तरीके से उसको नहीं लेंगे। और कई बुक्स में आपको ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि इमेजिन करिए एक वो सिचुएशन जब रेडियस रेशो की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.55 आ जाएगी, 0.155। अगर किसी भी रेडियस रेशो की वैल्यू 0.155 से कम आ जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तुम्हें शायद याद होगा किस टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, ये ऐसे लीनियर वन डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए, जिनमें वॉइड्स ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेडियस रेशो रूल वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया है। इससे रिलेटेड मैं 1 या 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि इस टॉपिक को हमने क्यों पढ़ा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और वैसे तो सॉलिड स्टेट अब ख़त्म हो चुका है, एक टॉपिक होता है, क्या नाम होता है उसका, एक्सरे डिफ्रैक्शन। हाँ, एक उसकी इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस में उस चीज़ को परमिशन नहीं दी गई, बट वो आपको ब्रैक्स डिफ्रैक्शन इक्वेशन, वो पर्टिकुलर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। उसमें सीधा सीधा सवाल आता है, थीटा की वैल्यू डालो और आर की या फिर जो भी अदर वेरिएबल है वो आप कैलकुलेट कर लो। एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल देता है, दूसरा वेरिएबल पूछता है, इतना आसान टॉपिक है ब्रैक्स डिफ्रैक्शन। फिर एक टॉपिक और हमारा बचता है लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, की मतलब अगर आपके पास एक क्यूबिक सिस्टम है तो उस क्यूबिक सिस्टम में किस जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं, किस जगह पर आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। और एक तीसरा टॉपिक हमारा बचता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए डेरिवेशंस कि अच्छा उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, वगैरह वगैरह। वो तो खैर मैं लास्ट ईयर मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, तो अभी मैं तुम्हें वही दूंगी, या फिर अगर हो सकता है तो उसको एक बेटर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से एक और बार बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज वो चीज़ बनी। तो हार्डली 3 टॉपिक्स आज के दिन से आप नेक्स्ट 3 डेज काउंट कर लीजिए, टॉपिक विल बी ओवर। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी भी क्यूबिक सिस्टम के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है। इन लोकेशन से रिलेटेड सवाल आता है। ठीक है, आपको ये लोकेशंस पता होनी चाहिए। खैर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कि इस पूरे रेडियस रेशियो रूल वाले टॉपिक पे सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा है कि मेरे पास Mg2+ है, इस Mg2+ का मेरे पास रेडियस दिया है 0.65 एंगस्ट्रॉम। मेरे पास सीशियम प्लस है, इसका मुझे रेडियस दिया है 1.69 एंगस्ट्रॉम। रेडियस O2 नेगेटिव है, इसका रेडियस दिया है 1.40 एंगस्ट्रॉम। मेरे पास रेडियस S2 नेगेटिव है, ये मुझको दिया है 1.84 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे मेरे पास रेडियस Cl नेगेटिव है जो कि दिया है 1.81 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, किसका, आप लोगों के कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, कैटायंस का। अब ध्यान रखना, किसी भी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर किसी भी कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसके वॉइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्योंकि वॉइड के अंदर ही तो कैटायन रहता है, अदरवाइज वॉइड की तो औकात ही क्या है। तो यानी कि अगर वो बोल रहा है कि Mgs नामक एक क्रिस्टल बनता तो उसका जो कैटायन है Mg2+, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता। अगर एक आयोनिक कंपाउंड MgO बनता तो वहाँ पे उसमें जो Mg है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता। ज़रूरी नहीं है कि वो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, वो आपसे अनायन का भी पूछ सकता है। तो अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा रूट बता देती हूँ, नक्शा बता देती हूँ। जो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का होता है
वही कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का होता है, क्योंकि उसी वॉइड में कैटायन रहने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपको पता हो और आपको वहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको किसका पता हो, किसका निकालना हो, अनायन का निकालना हो, तो तुम्हें शायद याद होगा पिछली क्लास में जब मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने तुमसे कहा था कि आपको जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, आप कंसेप्ट यूज़ कीजिएगा कि रेशो किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, आप ये कंसेप्ट यूज़ करिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन अपॉन कोऑर्डिनेशन, एक मिनट, हाँ, ऐसा दो कॉलम बना लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का, यहाँ पे चार्ज कैटायन का और यहाँ पे चार्ज अनायन का। इस पर्टिकुलर ट्रिक से आप अनायन का भी निकाल सकते हो, तो वो ट्रिक याद करना, अनायन का भी आ जाएगा। खैर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो अगर आपको MgS में Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आपको Mg2+ और S इनका ये कैलकुलेट करना होगा। Mg2+ अपॉन में R(S)2 नेगेटिव, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। मेरे बाजू में कैलकुलेटर है, मैं उसका प्रयोग कर रही हूँ, तुम्हारे पास भी होगा, तुम भी प्रयोग करो। पेपर में डेफिनेटली तुम्हें वो प्रयोग नहीं करना है, बट अभी मुझे क्योंकि चीज़ें सिखानी है, मैं डिवीजन का काम हाथ से नहीं कर सकती, फालतू का टाइम वेस्ट है। Mg2+ का S2 नेगेटिव से मैंने किया तो आंसर आ रहा है 0.353। अभी ऊपर मैंने जितना तुमको प्रवचन दिया, बताओ 0.353 किस रेंज में लाई करता है, ये टेबल देखो जल्दी टेबल। सो 0.353 तो इस रेंज में लाई करता है, यानी कि टेट्राहाइड्रल वॉइड है, और टेट्राहाइड्रल वॉइड है म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर बोलो कितना, 4। तो इसका मतलब ये एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इसीलिए जो Mg2+ बनेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 4। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकियों का भी निकालना है। अगर मैं कोई मुझसे ये पूछ लेता कि MgS में जो सल्फाइड है आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करिए, तो मैं वो भी कर लेती। अगर Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सल्फाइड का मुझको ढूंढना है, Mg का चार्ज +2 होता है, वैसे +2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिखो। सल्फाइड का चार्ज भी 2 ही होता है, तो क्रिस क्रॉस कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन = 4। आप वैसे निकाल सकते हैं। तो अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप MgO में Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर आता है 6। CHCl तो खैर हमने पढ़ के ही रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8। तो रेडियस रेशो रूल वाला जो टॉपिक पढ़े हैं उससे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को आइडेंटिफाई करो वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डन। तो यहाँ पर फिलहाल आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। कल की क्लास में लोकेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को पढ़ेंगे। साथ ही साथ में जो हमारी एक पुरानी क्लास हुई थी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स पढ़ाया था, तो उन आयोनिक क्रिस्टल्स पे टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर के हाई होने से, लो होने से, कम होने से, ज़्यादा होने से, क्योंकि उस वाले टॉपिक पे आई थिंक ऑलरेडी JEE एक बार सवाल पूछ चुकी है और कई स्टेट एग्जाम्स भी पूछ चुके हैं। वो एक बहुत ही छोटू सा 5 मिनट का टॉपिक है, थ्योरी है और कुछ भी नहीं है हार्डली,